नमस्कार, स्वागत है आपका अजीत अंजुम जी के यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं अशोक वानखड़े। आज उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, उनकी आदित्य की माँ और उद्धव जी की पत्नी रश्मि ठाकरे, पूरा परिवार दिल्ली आया हुआ है। 3 दिन का दौरा है ठाकरे परिवार का। जितने भी शिवसेना के सांसद हैं, मतलब उद्धव ठाकरे गुट के, पूरे स्वागत की तैयारी के साथ है। वो संजय राउत के घर रुकेंगे और 3 दिन में विभिन्न नेताओं से वो बात करेंगे। राहुल गांधी से बात करेंगे, सोनिया गांधी से मुलाकात होगी, प्रियंका गांधी से उनकी भेंट होगी, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खरगे साहब से उनका वार्तालाप होगा। उसके बाद रमेश चन्नीतला जो कांग्रेस के इंचार्ज है महाराष्ट्र के, वो उनसे बात करेंगे और नार्वेकर के साथ तमाम बाकी जो उनकी कोर टीम है, वो भी उनके साथ दिल्ली दौरे पे है। बहुत सारी बातें होगी। वो इंडिया गठबंधन के बाकी नेताओं से भी, अलग-अलग पार्टी के नेताओं से मिलेंगे। खास लोकसभा चुनाव के भारी विजय के बाद इंडिया गठबंधन के जो महाराष्ट्र में जो पानीपत कर दिया, मतलब महाराष्ट्र में पूरी तरह से भाजपा और एनडीए गठबंधन को जो नेस्तनाबूद कर दिया, उसके बाद अ, ये ठाकरे परिवार का पहला दौरा है। चुनाव के पहले वो आए थे, तब वो राहुल गांधी और सोनिया गांधी से मिले थे और उन्होंने तब केजरीवाल के परिवार से भी मुलाकात की थी, क्योंकि केजरीवाल जेल चले गए थे। लेकिन चुनाव में विजय पाने के बाद और बीजेपी को सिंगल डिजिट पे आने के लिए मजबूर करने के बाद ये उनका पहला दौरा है। विधानसभा के चुनाव सर पे है और इसलिए सीट शेयरिंग को लेके महत्वपूर्ण बातें दिल्ली में होगी, ये बात तय है। हालांकि महाराष्ट्र में शरद पवार के हाथ में ही बहुत कुछ इसका व्हील है। ये जो इंडिया गठबंधन है, जो महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी के नाम से जानी जाती है, इसका जो ड्राइविंग सीट पे बैठे हैं वो शरद पवार है। लेकिन फिर शरद पवार की लगातार उद्धव ठाकरे से मुलाकात हो रही है। अ, उद्धव ठाकरे की मुलाकात कांग्रेस के नेता जो पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान, इनसे भी हुई है। लेकिन ये बात ठाकरे परिवार भी जानता है कि कांग्रेस में अंतिम निर्णय दिल्ली से होगा, इसलिए वो दिल्ली आए और इस 3 दिन के दौरे में महाराष्ट्र की विधानसभा के बहुत सारे सीट शेयरिंग के मसले खत्म हो जाएंगे। पिछली बार एक बड़ा इशू आया था महाराष्ट्र में, खासकर सांगली का। लोकसभा में सब सीटों पे बंटवारा हुआ, सब ठीक हुआ, लेकिन सांगली एक ऐसी सीट थी जहां शिवसेना परेशानी में आ गई। गलतियां होती है और खासकर यदि उसका विश्लेषण करें तो पता पड़ता है कि ये अंदरूनी झगड़ों के चलते सांगली वाला मसला पड़ गया था। सांगली एक कांग्रेस की सीट थी एडिशनली, और कोल्हापुर में शिवसेना की सीट थी, मतलब कोल्हापुर शिवसेना लड़ती थी। लेकिन कोल्हापुर से इस बार शाहू महाराज के वंशज छत्रपति महाराज ने चुनाव लड़ने का सोचा और उन्होंने बाकायदा बाय चॉइस कांग्रेस के टिकट पे चुनाव लड़ना चाहा। तो वो सीट महाराज के चलते कांग्रेस को छोड़ी गई। उसके एवज में कांग्रेस की एक सीट उनको चाहिए थी। वो सीट मुंबई में भी हो सकती थी और मुंबई में होती तो ज्यादा अच्छा होता, शायद पीयूष गोयल आज लोकसभा नहीं होते। लेकिन जानबूझकर सांगली के लिए आग्रह किया गया और उस आग्रह करने में जो सुनने में आया वो ये था कि संजय राउत बहुत आग्रह पे थे कि सांगली किसी भी हालत में हमको ही चाहिए, यदि कोल्हापुर आपको चाहिए तो फिर आपकी सांगली हम लेंगे। और सांगली इनको दिलवाने में कहीं ना कहीं शरद पवार गुट के जो अध्यक्ष है, जो शरद पवार का एनसीपी है, उसके जो अध्यक्ष है जयंत पाटिल, उस सांगली से है। वहां पे भी राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस में कहीं ना कहीं नेतृत्व की टसल होती है और कांग्रेस हमेशा भारी पड़ती आ रही है। कांग्रेस ने सांगली में से बहुत दिग्गज नेता वसंत दादा पाटिल से लेकर कई, राजाराम बापू पाटिल, वसंत दादा पाटिल से लेकर पतंगराव कदम तक, ये ऐसे दिग्गज नेता सांगली, एक समय ऐसा था कि सांगली के बहुत सारे नेता मंत्री हुआ करते थे। तो सांगली एक वजनदार और कांग्रेस का गढ़ माना जाता है। वहां पे जब स्प्लिट हुआ पार्टी में, जब शरद पवार की पार्टी अलग बनी, तो जयंत पाटिल कहीं ना कहीं के लिए वो हमेशा रहा कि सांगली में अपना परचम फैलाना चाहिए। जब सांगली जयंत पाटिल वैसे कब्जा नहीं कर सकते, तो उन्होंने ये शिवसेना के लिए पड़ोसी, मतलब
अंदरूनी शिवसेना के लिए उन्होंने पुश किया और फिर संजय राउत से उनकी दोस्ती, संजय राउत की शरद पवार से दोस्ती। ऐसे चलते संजय राउत ने इसको भ्रष्टाचार का प्रश्न बनाया। सीट तो मिली, लेकिन फिर कांग्रेस का एक उम्मीदवार वहां इंडिपेंडेंट लड़ा। पार्टी ने उसका निष्कासन कर दिया था, क्योंकि इंडिया गठबंधन का जो धर्म था उसके अनुसार शिवसेना के लिए काम करना था। जब उनका निष्कासन हुआ, वो इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ने लगे। ऐसे में कांग्रेस के बाकी कार्यकर्ताओं ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जो हुआ वो गलत हुआ, लेकिन हम इंडिया गठबंधन के साथ है। लेकिन काम सभी ने उसी इंडिपेंडेंट का किया। नतीजा ये हुआ कि शिवसेना का और बीजेपी का उम्मीदवार ओंधे मुंह गिर गया और वो इंडिपेंडेंट भारी बहुमत से चुनाव जीत के आ गया। आने के बाद उन्होंने फिर कांग्रेस अध्यक्ष से बात करके कांग्रेस को समर्थन घोषित कर दिया और ऐसा कांग्रेस का कुनबा 99 से 100 पे आ गया। तो सांगली, ये पूरा महाराष्ट्र जानता था कि ये शिवसेना गलती कर रही है, लेकिन शिवसेना ने वो की और भाजपा इसी गलती को भूलने के चक्कर में थे कि शिवसेना के उम्मीदवार को इंडिया गठबंधन का कांग्रेस यदि समर्थन नहीं देगा तो हमारा बीजेपी द्वारा निकल जाएगा। लेकिन बीजेपी वहां सिटिंग होने के बावजूद भी, सिटिंग सांसद होने के बावजूद भी हार गया, क्योंकि कांग्रेस के सारी ताकत लोकल जिले के यूनिट ने पूरी ताकत इंडिपेंडेंट के पीछे लगा दी। कुल मिला के यदि कौन से जिले में किसकी ताकत है, कौन से सीट पे किसकी ताकत है, यदि इसका आकलन करके महाविकास आघाड़ी या इंडिया गठबंधन कहे, यदि ये ठीक से लड़े तो आने वाले विधानसभा चुनाव में वही नतीजे हो सकते हैं जो लोकसभा में हुए। हालांकि हाल ही में जब बीजेपी का एक इंटरनल सर्वे आया, जो बताया जाता है बीजेपी को 55 से 60 सीटें दे रहे हैं। मेरा व्यक्तिगत आकलन है, यदि आज चुनाव होते हैं तो बीजेपी 50 पे सिमट जाती है और पूरा एनडीए कुनबा, मतलब एकनाथ शिंदे और अजित पवार मिलके बाकी 25 जोड़ दे तो 75 से आगे नहीं जाते। लेकिन फिर बीजेपी ये सब कुछ जानते हुए भी पूरी ताकत से लगी है। अश्विनी वैष्णव और अ, यादव जैसे लोग उतारे हैं मार्केट में और वो संगठन की बारकाइयां जानते हैं। कहीं ना कहीं अजित पवार ये लायबिलिटी हो गए, ये सभी दूर से बातें हो रही है। क्या अजित पवार के चुनाव आते आते अजित पवार से निजात पा लेंगे? एक बड़ी बात है। एकनाथ शिंदे ने बार बार कहा कि मेरी सीधे अमित शाह जी के साथ संबंध है, इसलिए चिंता की बात नहीं। इस पूरे प्रोसेस में महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस कहीं अलग थलग पड़े हुए हैं। देवेंद्र फडणवीस को लेके उद्धव ठाकरे और देवेंद्र फडणवीस के बीच में इतनी तलखियां बड़ी है कि उन्होंने देवेंद्र फडणवीस को यह तक कह दिया कि या तो इस चुनाव के बाद आप रहेंगे या हम रहेंगे। ये निर्णायक लड़ाई होने जा रही है। ऐसे निर्णायक लड़ाई को ये कितना सीरियसली लेते, ये पहली बार दिखाई देता, क्योंकि ठाकरे परिवार वैसा तो दिल्ली से दूर ही रहता है, क्योंकि शिवसेना उनकी पार्टी है, वो महाराष्ट्र की पार्टी। शिवसेना के सुप्रीमो वो है, इसलिए डिसीजन वो लेते हैं। लेकिन गठबंधन के मामले में बहुत सारी चीजें या तो वो संजय राउत पे छोड़ते थे या फिर वहाँ शरद पवार लोकल लेवल पे ही सिल्वर ओक का जो बंगला है उनका मुंबई का, वहीं से निर्णय होते थे। ज्यादातर कांग्रेस को हैंडल करने का काम शरद पवार ही करते थे। लेकिन इस बार क्योंकि सांगली का स्वाद चखने के बाद शिवसेना भी थोड़ी अलर्ट हुई है। उन्हें भी लगा कि डायरेक्ट संवाद हो तो ज्यादा अच्छा है, संजय राउत के द्वारा संवाद हो। संजय राउत आज भी उनके फेवरेट हो सकते हैं, लेकिन सांगली की वजह से कहीं ना कहीं ये रियलाइज कर गया ठाकरे परिवार कि यदि हमको विधानसभा में 20-25 सीटें ऐसी अटक गई तो फिर सत्ता में यदि ये वापस आ गए तो आश्चर्य नहीं होगा, क्योंकि पैसा, एजेंसियां और लॉजिस्टिक यदि ये साथ में लेके चले और खासकर चुनाव आयोग का एक जो अंदरूनी साथ मिलता है, जो लोकसभा के चुनाव में जो वोट प्रतिशत बढ़ के आया है, कई एजेंसियों की रिपोर्ट है, कई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस की रिपोर्ट है जो डेमोक्रेसी के लिए जो लगातार मॉनिटरिंग करती है, उससे देखा जाए तो बीजेपी 180 तक ही सिमटनी चाहिए। करीब करीब 7 से 74 सीटें, 70 से 74 सीटें भाजपा को ऊपर से इन्हीं जो जिसके ऊपर लगातार आरोप लग रहे हैं आयोग पे, चुनाव आयोग पे, उसको लेके कई सवाल भी उठ रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में यदि आयोग भी उनके साथ फिर पैसा भयानक और बाकी संघ यदि पूरी ताकत से उतरा तो फिर ये बहुत मुश्किल हो जाएगी। बीजेपी को इस बार
महाराष्ट्र में बीजेपी ने ही आईना दिखाया। अब प्रयास ये हो रहा है कि बीजेपी के उन तमाम नेताओं को साथ जोड़ा जाए, लेकिन फिर ये भी नहीं समझ में आता कि केंद्रीय नेतृत्व इन चीजों को राज्य इकाई ने बोलने के बाद भी समझ क्यों नहीं पाते। कमजोर अध्यक्ष बावनकुळे जैसे कमजोर अध्यक्ष है भाजपा के, जिनके ऊपर खुद रेत माफिया होने का आरोप लगा हुआ करता था, उन्हें ओबीसी का नेता करके प्रोजेक्ट हो गया, लेकिन उनको ओबीसी में कोई पूछने वाला नहीं। ये जो करारी हार है, इसमें भी बावनकुळे का एक रोल माना जाएगा। हालांकि सबसे बड़े विलन तो वहां देवेंद्र फडणवीस है। लेकिन महाराष्ट्र की बात करें तो भाजपा को ये देखना होगा कि उन्हें अध्यक्ष वो लाना होगा कि जो कार्यकर्ताओं के बीच में जाता है, कार्यकर्ताओं के बीच में जिसकी पेट है, जो कार्यकर्ता जिनको पसंद करते हैं। बावनकुळे ये फॉर्मेलिटी हो गई, और फॉर्मेलिटी के चलते उनका एक ही काम रह गया, किसी ने भी मोदी या अमित शाह जी के खिलाफ बोला तो तुरंत उसका उत्तर देना, यही काम रह गया है। लेकिन भाजपा के कार्यकर्ताओं की अपेक्षा वो बिल्कुल ना सुनते हैं ना मिलते हैं। ऐसे एक विषम परिस्थिति में जब पूरी थाली सज के है, तो क्या महाविकास आघाड़ी उस थाली को खा पाएगा? इसके लिए पहले इनको कोऑर्डिनेशन ठीक होना चाहिए, और उसी कोऑर्डिनेशन के चलते आज उद्धव ठाकरे पूरे परिवार के साथ दिल्ली में है। दिल्ली ये कोई मतलब बरसात का श्रावण का महीना है, दिल्ली कोई ऐसा पर्यटन के लिए इस बरसात में आता नहीं। तो यकीनन ये राजकीय पर्यटन है, और राजकीय पर्यटन के चलते विभिन्न नेताओं से बात होगी, खासकर कांग्रेस के जितने 4-5 बड़े लोगों से बात हो रही है, वो कहीं न कहीं इस बात की तरफ इंडिकेट करते हैं। और जो साथ में मिलिंद नार्वेकर हो या बाकी चीज़ें जो लोग आए हैं, तो ये जो पूरा कुनबा आया है, जो जिसको अपन किचन कैबिनेट बोल सकते हैं, या वो कोर कमिटी जो है, उनको साथ में दिल्ली लेके आए, तो बहुत सारी चीज़ों का फैसला इस इनके निर्णायक दौरे में होगा। क्योंकि अब शायद सितंबर के पहले सप्ताह में चुनाव की घोषणा होगी, बिल्कुल बजेगा। पार्टियां सभी महाराष्ट्र में चुनाव के लिए लगी है। एकनाथ शिंदे पूरे ताकत के साथ लगे हैं, उनका भरोसा अमित शाह पे है। देवेंद्र फडणवीस को ये समझ ही नहीं आ रहा है कि वो करे तो क्या करे, क्योंकि ऊपर कोई सुनता नहीं, नीचे कोई सुनता नहीं, वो बड़े विलन हो गए हैं। भाजपा का ड्राइविंग सीट पे कौन रहेगा ये भी किसी को पता नहीं। फिर वर्तमान में तो कोई भाजपा के ऐसा नेता भी नहीं है जो पूरे महाराष्ट्र पे व्याप्त हो, और मोदी जी का चेहरा वहां चल नहीं रहा है। ऐसे में अजित पवार पहले ही हाशिए पे चले गए, शरद पवार पूरी ताकत के साथ लगे हैं। वो जैसे कि हमेशा उनकी पार्टी और उनका लॉजिस्टिक वो हमेशा 24/7 काम में लगे रहते हैं। उद्धव ठाकरे ने भी कमर कस ली है। कांग्रेस इन दोनों के भरोसे है, इन दोनों का चल जाए तो हम भी चल जाए, क्योंकि कांग्रेस के महाराष्ट्र में जो नाना पटोले हैं, जो बीजेपी से आए हैं, और शिवसेना से आए हुए विजय वडेट्टीवार, ये दोनों पूरी तरह से नाकाम साबित हुए। यदि आज कांग्रेस एक सीट से इतनी सीटें बढ़ी है, तो उसका पूरा क्रेडिट उद्धव ठाकरे और शरद पवार को देना होगा। और उसके बाद यदि क्रेडिट किसको जाता है, तो रमेश चेन्नीताला को जाता है, जिन्होंने टिकट बिकने नहीं दिए, जिन्होंने नाना पटोले और विजय वडेट्टीवार को पूरी ताकत से पकड़ के रखा। यदि इन दोनों के हाथ में थोड़ी भी ताकत जाए, तो फिर महाराष्ट्र की स्थिति भी तेलंगाना जैसी होगी, जहां आधी-आधी सीटें पूरी स्टेट स्वीप करने के बाद लोकसभा में 5 सीटें वहां पे कांग्रेस हार गई। ये सिर्फ मुख्यमंत्री के हाथ में ड्राइविंग सीट पे उनको बिठाने का और उनके हाथ में टिकट बंटवारा दिया, तो उन्होंने बीआरएस से लाए हुए लोगों को टिकट दिया, सारे के सारे 5 के 5 हार गए। ऐसा कुछ महाराष्ट्र में ना हो, इसलिए क्योंकि महाराष्ट्र की स्क्रीनिंग कमेटी में मिस्त्री जी आए हैं, वो भी बड़े उलझे हुए सुलझे हुए इंसान हैं, लेकिन फिर पैसा तो चलता ही है। ये टिकट कितने बेच पाएंगे, कितने जगह पे बीजेपी को सरेंडर करेंगे, ये भी देखना है, क्योंकि महाराष्ट्र में भी बीजेपी के बहुत सारे स्लीपर सेल कांग्रेस में है, उतने ही स्लीपर सेल शिवसेना में भी है। तो उद्धव ठाकरे जी को वो शिवसेना के स्लीपर सेल से भी संभल के रहना होगा। देखते हैं 3 दिन के बाद क्या निकलता है। 3 दिन में आज के दौरे की शुरुआत है, आज रात को पत्रकारों को मिलेंगे, उसके बाद बहुत सारी चीजें खुल के सामने आएगी। लेकिन महाराष्ट्र के चुनाव की बिगुल आज हम ये कहें कि शिवसेना के नेता, शिवसेना के सुप्रीमो, पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने दिल्ली में आके बिगुल बजा दिया और मीटर डाउन हो गया। आज इतना ही, कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा अजीत अंजुम जी का यूट्यूब चैनल।